मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगा। अंदर बहुत अंधेरा था। कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। कमरे की चीज़ अव्यवस्थित ढंग से इधर उधर बिखरी पड़ी थी। सीलन भरी दीवारें, चारों तरफ फैले मकड़ी के जाले, सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। कमरे में एक तरह का सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरे कमरे में सन्नाटा कमरे को और अधिक भयानक बना रहा था। इस खौफनाक सन्नाटे में मुझे अपने पैरों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं उस अंधेरे कमरे में आगे बढ़ा जा रहा था। एकाएक चमगादड़ों का झुंड मेरे पास से गुजरा। मैं घबरा गया। मेरी सांसें लोहार की धोखनी की भांति चलने लगी और मेरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर कुछ साहस करके आगे बढ़ा। मैंने वहाँ जो देखा उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब कुछ मुझे देखना पड़ेगा। मैंने देखा कि सोना कमरे के एक कोने में सहमी सी, डरी सी बैठी है। उसके काले घने बाल इधर उधर बिखरे पड़े हैं। कपड़ों की हालत ऐसी है मानो किसी ने नाखूनों से नोच नोच कर सारे कपड़ों को फाड़ डाले हों, और बेचारी उन कपड़ों के चीथड़ों को लपेटे हुए है। उसकी लाल आंखें और आंखों के चारों ओर काले काले धब्बे इस बात को बयां कर रहे हैं कि कई रातों से वह सोई नहीं है। वह छत की तरफ मुँह करके उदास खोई सी बैठी थी। मैंने उसे आवाज़ लगाई, सोना, सोना। वो आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। मुझे देखकर पहले तो वो पीछे हटी जैसे अनजान हो, फिर मेरे गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मुझे बचा लो आदित्य, मुझे बचा लो। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मार देगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैंने कहा, कौन नहीं छोड़ेगा सोना, मुझे बताओ, घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सोना ने घबरा कर कहा, वो आ गया, वो आ गया, वो तुम्हारे ही पीछे है, वो हमारी तरफ ही आ रहा है, वो नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा, वो आ रहा है। मैंने पीछे देखा, वहाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने सोना को संभालते हुए कहा, पीछे कोई नहीं है। वह अभी भी बार बार यही कह रही थी कि वो आ रहा है, वो आ गया। इतना कहते कहते सोना बेहोश हो गई। मैं ये देखकर घबरा गया। मैं वहाँ से उठकर चलने लगा। चलते हुए मैं अपने पहले दिनों को सोचने लगा। 2 साल पहले की बात है। लगभग मार्च के महीने में मेरी इंटरमीडियम की परीक्षा पूरी हुई। उसके बाद मैंने जी परीक्षा दी। काउंसलिंग में मुझे IIT कानपुर मिला। यही मेरी मुलाकात सोना से हुई। मैं और सोना, हम दोनों ने एक साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई शुरू की। अब ज़्यादातर समय मैं और सोना साथ साथ बिताने लगे। साथ साथ पढ़ना, साथ साथ खाना, यहाँ तक कि कॉलेज की छुट्टियों में साथ साथ घूमना आदि। अब मेरे और सोने के बीच प्यार होने लगा और हमारे प्यार की बातें सारे कॉलेज में फैल गई। कॉलेज की छुट्टियों के दिन निकट आ गए। सभी बच्चे अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। मैं अपनी छुट्टी बिताने के लिए गांव जाने की तैयारी करने लगा। मैं अपने कमरे में सामान पैक कर रहा था। शाम रात बजे मेरी ट्रेन थी। मैं एक एक चीज़ को संभाल कर रख रहा था। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा, जैसे कोई बाहर से दस्तक दे रहा हो। मैं बोला, कौन है? उधर से आवाज़ आई, मैं सोना। दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। वह मेरे पास आई और पलंग पर बैठ गई। मैं, इस बार छुट्टियों में मम्मी पापा के साथ कहाँ जाने का इरादा है? सोना, कहीं नहीं, सोचती हूँ इस बार घर पे ही रह जाऊँ। मैं, क्यों, घर में बैठे बैठे बोर होना है क्या? सोना, नहीं, इस बार पापा ने लड़का देखने का फ़ैसला किया है। मैं, परंतु सोना, तुमने उन्हें हमारे बारे में नहीं बताया? सोना ने रोते हुए कहा, वह तुमसे मेरी शादी नहीं करना चाहते। मैं, क्यों? सोना, पता नहीं। मैं फिर कुछ ना बोल सका। सोना, फिर छुट्टी के बाद मिलेंगे। मैं, अब मिलने का क्या फ़ायदा? इतना कहकर मैं गुस्से से वहाँ से चला गया। सोना वहीं बैठी रही। शाम को मैं गांव में आ गया। शायद सोना भी अपने गांव पहुँच गई होगी। औरों की छुट्टी न जाने कैसी बीती हो, परंतु मैं उन दिनों बेहद उदास रहा। काम में मन नहीं लगता था। छुट्टियां ख़त्म होने के बाद मैं फिर कॉलेज लौट आया। मुझे वहाँ सब मिले, परंतु सोना नहीं मिली। मैंने सोचा शादी के चक्कर में कॉलेज आने में देर हो गई होगी। कुछ दिन मुझे सोना दिखाई नहीं दी। तब मैंने सोना की सहेली को, जो उसके गांव से आई थी, बुलाया। मैंने उससे कहा, स्नेहा, तुम्हारी दोस्त नज़र नहीं आती, कहाँ है? वह मेरे सवाल को सुनकर स्नेहा दुखी हो गई। मैंने उससे पूछा। स्नेहा ने कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, सोना जब से कॉलेज से गई बीमार रहने लगी, खाना पीना भूल गई। अब वह किसी से बात भी नहीं करती। अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठी रहती है। कभी कभी इतनी बुरी तरह चिल्लाती है कि इंसानों की रूह कांप जाए। कभी कभी अपने आप से बातें करने लगती है, कभी कभी रोने लगती है और कभी कभी हंसने लगती है। कभी कहती है वह मुझे मार देगा, वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह किसी को नहीं छोड़ेगा। कभी आप ही आप हवा में उल्टी लटक जाती है। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या यह सच है? स्नेहा, हाँ। मैं, स्नेहा, क्या तुम उसके घर का पता बता सकती हो? उसने मुझे सोना के घर का पता बता दिया। शाम की ट्रेन से सोना के घर पहुंचा। वहां मुझे सोना के मम्मी पापा मिले। मुझे देखते ही सोना के पापा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा, अंकल, सोना आप कैसी है? अंकल, बेटा, अभी भी सोना की हालत पहले जैसी है। मैं, अंकल, मुझे स्नेहा के द्वारा सोना के बारे में पता चला।
वैसे सोना को हुआ क्या है? अंकल, पता नहीं बेटा, जब से कॉलेज से आई है तभी से इसी हालत में है। मैं सोना को देख कर आता हूँ। मैं इतनी बातों को सोच ही रहा था, तभी मेरा पैर दरवाजे की दहलीज पर लगा और मैं अपने अतीत को छोड़कर वास्तविक दुनिया में लौट आया। मैं सोना की हालत से बहुत दुखी था। मैंने सोना के पिता से पूछा, अंकल, इसे खंडर जैसे कमरे में क्यों रखा है? यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं दिखाई देता। अंकल, बेटा, सोना की हालत रात को बहुत ख़राब हो जाती है। वह रात को अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकालती है, इसी कारण इस गांव से दूर रखा है। अंकल, मेरा विचार है कि सोना पे शायद कोई भूत प्रेत है। अंकल, बेटा, हो सकता है, क्योंकि सोना उस रात बहुत देर से घर लौटी थी। अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही कोई ना कोई तरकीब निकाल लूँगा। सोना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। सोना के पापा ने अपने घर के ऊपर वाला कमरा रहने को मुझे दे दिया। मैं अपने कमरे में बैठा था और सोच रहा था। मैंने सोना के पापा को दिलासा दिया है कि वह जल्द ठीक हो जाएगी, परंतु मैं ऐसा क्या करूं कि सोना जल्दी ठीक हो जाए। इसी बात को सोचते सोचते मैं खिड़की के पास गया और गांव का नज़ारा देखने लगा। चारों तरफ अंधेरा था, तारे आकाश में निकले हुए थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं ये सब देख रहा था। अचानक मेरी नज़र दूर एक शमशान में गई। वहाँ एक हवन कुंड में आग लग रही थी। पास ही तंत्र मंत्र का सामान रखा था। एक तांत्रिक बार बार हवन कुंड में आहुति देता था और कंकाल की खोपड़ी पर सिंदूर लगाता था। मैं उसे आश्चर्य से देख रहा था। उसे देख मेरे मन में एक विचार आया। मैंने सोचा, यह तांत्रिक तो काली शक्तियों को ज्ञाता होते हैं, मुझे इन्हीं से जाकर सोना के बारे में बात करनी चाहिए। यह सोचकर मैं तांत्रिक के पास जाने लगा। कुछ देर में मैं वहाँ पहुँच गया। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। ओम काली नमः, जय चमुंडाए विचय, जय चमुंडाए विच, ओम काली नमः। मैं घुटनों के बल तांत्रिक के सामने बैठ गया और तांत्रिक से बोला, बाबा, मैं एक समस्या लेकर आया हूँ, कृपया करके आप उसका समाधान करें। तांत्रिक, कहे बच्चा, क्या समस्या है तेरी? मैंने तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक, बेटा, उस बच्ची पर काले जादू का साया है। काले जादू के सहारे किसी ने अपने घर के काले साये को उस बच्ची पर डाल दिया। जब सोना घर आ रही थी तब उसने चौराहे पर हुए टोटके पर अपना पैर रखा, तब से वह पिशाच सोना के पीछे पड़ गया। बाबा, इसका कोई उपाय है? तांत्रिक बोला, हाँ, इसका एक उपाय है, परंतु वह उपाय बहुत कठिन है। उसमें एक सदस्य की जान जाएगी। पिशाच बहुत ताकतवर है। वह एक आदमी को लेकर जाएगा। मैं केवल बच्चे को बचा सकता हूँ। घर के एक सदस्य को अपनी जान देनी होगी। वह जान किसकी होगी वह पिशाच ही जानता है। तांत्रिक की इन बातों को सुनकर पहले तो मैं घबरा गया, फिर राज़ी हो गया। तांत्रिक ने मुझे एक ताबीज़ और थोड़ी राख दी और कहा, बेटा, ये ताबीज़ लड़की के हाथ में बांध देना। जब तक ये ताबीज़ उसके हाथ में रहेगा पिशाच उसे कुछ नहीं कर सकता। और इस राख को उसके कमरे में फैला देना। मैंने वैसा ही किया। मैंने ताबीज़ को सोना के हाथ में बांध दिया और राख को उसके कमरे में छिड़क दिया, परंतु पिशाच बहुत ताकतवर था। अगली सुबह सोना के घर के लिए बहुत शौकदायक हुई। सोना के पिता की मृत्यु हो गई। वह पिशाच उन्हें ले गया। मैं इस बात से बहुत पछता रहा था कि मैं सोना को तो बचा पाया, लेकिन उसके पिता को नहीं बचा पाया। मैं इस बात से खुश भी था कि मैंने सोना को बचा लिया। मैं सोना को लेकर कॉलेज आ गया, परंतु सोना पहले जैसी ना थी। वह सुनसान बैठी रहती। मैंने सोचा कि वह अपने पिता के दुख के कारण ऐसा करती है, परंतु एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा सोना का शरीर हवा में लटका हुआ था। पिशाच ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं वापस आ गया, अब तेरी बारी है। और यहीं इस कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरी इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।